स्टैंडर्ड 9 एकांकी संचय एक्ट नंबर 2 पार्ट 5 एक्सरसाइज. Good morning standard 9 children. Now I will continue this chapters means बहु की विधा exercise. Bit number 8. मैं कहता हूँ रो मत, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है. पानी में पत्थर नहीं पिघल सकता. दिस फर्स्ट क्वेश्चन, कौन किससे किस संदर्भ में बात कर रहा है? आंसर, जब प्रमोद दुखी होते हुए वापस अपने घर जाने के लिए प्रस्तुत होता है तब अपना बहन कमला उससे मिलने आती है. तब वह अत्यंत दुखी होते हुए भावुक हो जाती है तथा रोने लगती है. तब भाई प्रमोद ने बहन कमला को समझाते हुए कहा कि अश्रुरूपी मोती मत निकालो, यहाँ कठोर हृदय वाले लोग रहते हैं. इसी संदर्भ में प्रमोद ने अपनी बहन कमला को कहा था. नेक्स्ट ख नंबर क्वेश्चन, रोने वाला कौन है, उसके रोने का क्या कारण है? आंसर, रोने वाली प्रमोद की नव विवाहित बहन तथा जीवनलाल की बहू कमला है. शादी के बाद पहले सावन मनाने अपने भाई के साथ मायके जाना था, परंतु क्रूर हृदय जीवनलाल दहेज कम दिए जाने के कारण विदा करने से मना कर दिए. इसी बात से दुखी होकर रो रही थी. नेक्स्ट ग नंबर क्वेश्चन, वक्ता ने मोतियों का प्रयोग किस अर्थ में किया है? आंसर, वक्ता प्रमोद है जो अपनी नवविवाहित बहन कमला की आंखों से अश्रु देखकर बहुत दुखी हो जाता है और वह अपनी बहन के आंसुओं को सबसे कीमती समझता है तथा इसी आंसुओं के लिए वो मोतियों शब्द का प्रयोग किया है. घ नंबर, पानी में पत्थर नहीं पिघलता, वाक्य का व्यंग स्पष्ट कीजिए. आंसर, उपर्युक्त कथन द्वारा प्रमोद कमला के ससुराल वाले पर व्यंग करते हुए कहता है कि वे लोग क्रूर स्वभाव, कठोर तथा पत्थर दिल वाले इंसान हैं जिन पर कमला के आंसुओं का कोई असर नहीं होगा. किसी के हृदय की विलाप को वे समझ नहीं पाएंगे. इसीलिए प्रमोद ना रोने के लिए सलाह दे रहा था. बीट नंबर 9, किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, हर लड़की की कामना क्या होती है, एकांकी के आधार पर स्पष्ट कीजिए. आंसर, हर लड़की की कामना यह होती है कि वह शादी के बाद पहला सावन अपने मायके में सखी सहेलियों के साथ हंसते हंसते बिताए. यही सपना हर लड़की देखती है, परंतु जीवनलाल ने यह सुख भी अपने बहू कमला से छीन लिया. ख नंबर, उस कामना की पूर्ति में बाधा क्यों आ रही है? उस कामना की पूर्ति में बाधा आ रही है क्योंकि जीवनलाल प्रमोद को कहा है कि पहले दहेज की रकम 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद बहन कमला को वो लेकर जा पाएगा. देन ग नंबर, श्रोता उस कामना को पूर्ति के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार है? आंसर, श्रोता प्रमोद अपनी बहन की खुशी की कामना की पूर्ति करने के लिए अपना एकमात्र सहारा
टूटा फूटा घर जो कि उसने शादी के लिए पहले ही गिरवी रखा हुआ था, उसे बेचने के लिए तैयार हो जाता है। घ नंबर, वक्ता ने उसे ऐसा करने से क्यों रोका? आंसर, वक्ता कमला बहुत ही समझदार लड़की थी। वो अपने खुशी के लिए अपने परिवार को बेघर होता हुआ नहीं देख सकती थी। साथ साथ ही उसे अपनी छोटी बहन बिमला की शादी की भी चिंता थी। वो अपने परिवार को और मुसीबत में ढकेलना नहीं चाहती। देन बिट नंबर 10, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भैया, माँ जी तो ममता की मूर्ति है ही। बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? धीरे धीरे कौन सी बात ठीक हो जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है? आंसर, वक्ता कमला और श्रोता प्रमोद है। स्वयं को अपने भाई के विदा न करा पाने से दुखी कमला अपने भाई को वो उपर्युक्त कथन कहकर सांत्वना देने का प्रयास करती है। वह प्रमोद को समझाना चाहती है कि उसके ससुराल वाले जल्द ही दहेज की बात भूलकर उसे मायके विदा कर देंगे। ख नंबर, माँ जी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। माँ जी राजेश्वरी है, जो कि जीवनलाल की पत्नी है, परंतु उसकी स्वभाव जीवनलाल का स्वभाव से संपूर्ण भिन्न है। वो धैर्यवान, शालीन तथा ममता की मूर्ति है। वो अपनी बहू को बेटी की तरह ही प्यार करती थी। नंबर ग, बाबूजी के किस व्यवहार से उनके जिद्दी होने का आभास होता है? उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। आंसर, अपनी बहू के भाई प्रमोद द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर तथा ये कहे जाने पर कि वे दहेज की बाकी रकम बाद में दे देगा, फिर भी जीवनलाल अपने बहू को मायके विदा करने के लिए राजी नहीं होते हैं। इससे यह पता चलता है कि वे कितने क्रूर स्वभाव तथा जिद्दी इंसान थे। घ नंबर, बाबूजी को कौन सी बात खल रही थी? भैया उनकी शिकायत दूर करने के लिए क्या करने को तैयार था? आंसर, बाबूजी का यह मानना था कि विवाह के समय बारातियों की खातिरदारी ठीक ढंग से नहीं की गई, जिससे उन्हें कठोर दुख पहुंचा, जो कि घाव का रूप ले लिया है, और उस घाव के मरहम के रूप में वे 5,000 रुपये चाहते थे, जो कि प्रमोद उन्हें नहीं दे पा रहा था। भैया अर्थात प्रमोद उनकी शिकायत दूर करने के लिए अपना एकमात्र सहारा अपना घर बेचने को तैयार है। बीट नंबर 11, बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मार कर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आज़ादी से ज़्यादा प्यार करते हो, तो मैं अभी लाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन रुपए देने की बात कर रही है और किसके मुंह पर कागज के टुकड़े फेंके जाने हैं? वक्ता का परिचय दीजिए। आंसर, कमला की सास राजेश्वरी अपने पति द्वारा मांगे जा रहे दहेज के रुपए प्रमोद को देने की बात कर रही है और उस पैसे को
वो अपने लोभी पति जीवनलाल के मुंह पर मारने के लिए कहती है, जिन्हें रिश्तों से ज़्यादा कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े अर्थात पैसे प्यारे हैं। राजेश्वरी एक धैर्यशील, ममतामयी, शालीन तथा सरल स्वभाव की महिला थी। नेक्स्ट ख नंबर, यहाँ रंग बिरंगे टुकड़ों से क्या अभिप्राय है? कुछ लोग इनके पीछे क्यों भागते हैं? अपने विचार प्रकट कीजिए। दिस क्वेश्चन आंसर, यहाँ रंग बिरंगे कागज के टुकड़ों से तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों की नज़र में सारे संपर्क, रिश्ते, नाते जो भी सबसे बढ़कर रुपया को महत्वपूर्ण मानते हैं और उनके लिए रुपये से बढ़कर कुछ भी मायने नहीं रखता है। कुछ लोग इसे जीवन का उद्देश्य समझते हैं, परंतु यह गलत है। रिश्ते रुपये से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह बात सभी को समझनी चाहिए। ग नंबर, उपर्युक्त पंक्तियों में समाज के किस प्रकृति की ओर संकेत किया गया है? आंसर, उपर्युक्त पंक्तियों में समाज में प्रचलित घृण्य प्रथा, दहेज रूपी कुप्रथा तथा अत्यंत लालच की ओर संकेत किया गया है। देन नेक्स्ट घ नंबर, बहू की विदा एकांकी का संदेश स्पष्ट कीजिए। दिस क्वेश्चन आंसर हैविंग ऑलरेडी पेज नंबर 18। दिस आंसर संदेश हैविंग है एकांकी का उद्देश्य और संदेश पेज नंबर 18 में है। इसको पढ़ के लिख लोगे। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट आंसर्स।